कहानी टीवी। बुढ़िया का ढाबा। एक गांव में कमला नाम की एक औरत रहती थी। वो बहुत ही बूढ़ी थी, जिस वजह से वो घर के काम सही से नहीं कर पाती थी। वहीं उसकी बहू उस पर बहुत ज्यादा अत्याचार करती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी सास कमला उसके साथ रहे। इस वजह से वो अपने पति से उल्टा सीधा कहा करती थी। मैंने कितनी बार कहा है अपनी माँ को उठाकर फेंक दो, पर तुम इन्हें बाहर निकालते ही नहीं हो। तुम कैसी बात कर रही हो? ये मेरी माँ है, ये इनका घर है। मुझे कुछ नहीं पता है। यदि तुम्हें मेरे साथ रहना है तो अपनी माँ को छोड़ना ही पड़ेगा। अरे बहू, तू ऐसे क्यों कह रही है? आखिर मैं तेरी सास हूँ। हाँ हाँ, मुझे पता है तुम मेरी सास हो, इसीलिए ऐसे कह रही हूँ, वरना अभी तक उठाकर फेंक दिया होता। मुझसे नहीं झेला जाता है। एक तो तुम कोई भी काम नहीं करती हो। अरे बहू, इस उम्र में मुझसे कोई काम नहीं होता है, पर तुम जो भी बताती हो वो तो कर देती हूँ। मुझे कुछ नहीं पता, पर मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना तो नहीं रहना। और ये कहकर मोहिनी अंदर चली जाती है। मोहिनी के अंदर जाने के बाद राजेश काफी ज्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि वो अपनी माँ को छोड़ना नहीं चाहता था। और वो अपनी माँ से कहता है, आप चिंता मत कीजिए माँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये कहकर वो भी अंदर चला जाता है। समय तेजी से गुजर रहा था। कमला काफी अच्छा खाना बनाया करती थी, जिस वजह से उसकी बहू मोहिनी हमेशा उसी से खाना बनवाती। पर एक दिन राजेश किसी काम से शहर चला जाता है, और इसी का फायदा उठाकर मोहिनी अपनी सास को घर से निकाल देती है। अब कमला के पास कोई भी सहारा नहीं था। वो क्या करे, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब आप मुझे किस जन्म की सजा दे रहे हैं? इस बुढ़ापे में मैं कहाँ जाऊंगी? अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। और ये कहकर वो गांव में इधर उधर भटकने लगती है। सभी गांव वाले कमला को देखकर उस पर तरस खा रहे थे। हे भगवान, इनकी बहू कितनी बुरी है जो इस बुढ़ापे में घर से निकाल दिया। अब भला इनकी देखभाल कौन करेगा? वही कमला भी काफी ज्यादा दुखी थी। तभी वो देखती है कि एक ढाबे पर एक बहुत बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। वो उससे भी काफी ज्यादा उम्र का था। उसे देखकर वो उसी ढाबे पर चली जाती है। और जब बूढ़ा आदमी कमला को देखता है तो उससे कहता है, हाँ लगता है तुम्हारी बहू बेटे ने भी तुम्हें घर से निकाल दिया है, इसलिए तुम इतनी दुखी लग रही हो। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, पर मेरे बेटे की इसमें गलती नहीं है। वो तो यहाँ है ही नहीं। मेरी बहू ने ही मुझे निकाल दिया। चलो कोई बात नहीं, भूख लगी है तो खाना खा लो। भूख तो लगी है, पर मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए। पैसे नहीं मांग रहा हूँ, मुझे अपने ढाबे के लिए खाना बनाने वाला चाहिए। क्या तुम खाना बना सकती हो? हाँ हाँ, मैं तो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हूँ। तो बस हो गया काम, तुम्हारा भी गुजारा होता रहेगा और मेरा भी। और इस तरह कमला उस ढाबे पर खाना बनाने लगती है। वहीं जब से कमला ने खाना बनाना चालू कर दिया था, वो ढाबा काफी अच्छा चलने लगा था, जिसे देखकर वो बूढ़ा आदमी काफी खुश हो जाता है और लोगों की कमाई काफी ज्यादा होने लगती है। वहीं अब वो ढाबा बुढ़िया का ढाबा कहलाने लगता है। पर एक दिन की बात है, अचानक बूढ़े आदमी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो कमला से कहता है, सुनो, मुझे नहीं लगता है मैं अब बच पाऊंगा, तो अब से तुम इस ढाबे का ख्याल रखना, ये सब अब तुम्हारा है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप ठीक हो जाएंगे। अरे नहीं, अब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे पता है अब मैं नहीं बचूंगा। और ये कहकर वो मर जाता है, जिस वजह से कमला काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। भले ही वो पराया था, पर उसने कमला को कभी भी पराया महसूस नहीं कराया। पर कमला ने अपने आप को संभाला और उसका अंतिम संस्कार किया। इसके बाद कमला ढाबे को चलाने लगी। अरे वाह माँ, तुम्हारे हाथ में तो बड़ा ही जादू है।
अगर तुमने ढाबा नहीं खोला होता तो पता नहीं हमें तुम्हारे हाथ का खाना कैसे खाने को मिलता। हाँ सुरेश, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अरे बेटा, मेरे हाथों में जादू नहीं बल्कि हुनर है। इसी वजह से मैंने बरसों से खाना बनाया है। ये तो बहुत अच्छी बात है अम्मा, इसीलिए तो हम तुम्हारे ढाबे पर आते हैं। और इसके बाद सभी लोग खाना खाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब राजेश घर आता है तो उसे पता लगता है कि उसकी माँ अब वहाँ नहीं थी, जिससे राजेश काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और वो अपनी पत्नी से कहता है, मैं 2 महीने के लिए शहर क्या चला गया, तुमने मेरी माँ को घर से ही निकाल दिया। आखिर तुमने अपने आप को समझ क्या रखा है? आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? आप अपनी माँ के पीछे मुझसे लड़ेंगे? हाँ, मैं अपनी माँ के पीछे तुमसे लड़ूंगा, क्योंकि उसने मुझे पैदा किया है, ना कि तुमने। निकल जाओ मेरे घर से, ये घर मेरी माँ का घर है। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? अब मैं कहाँ जाऊंगी? आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। जैसे मेरे सिवा तुम्हारा कोई नहीं है, वैसे ही मेरी माँ का मेरे सिवा कोई नहीं था। पता नहीं मेरी माँ कहाँ होगी। तुम औरतों के नाम पर कलंक हो। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। अब मैंने सोचा आपको खुशी होगी। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मुझे खुशी होगी? ये सुनकर मोहिनी काफी दुखी होती है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। क्योंकि जब कमला थी तो वो उसके साथ हाथ भी बटाया करती थी, पर अब मोहिनी को सारा काम खुद ही करना पड़ रहा था, जिस वजह से वो काफी दुबली भी हो गई थी। इस पर राजेश मोहिनी से कहता है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तुम रहो इस घर में, मैं चला अपनी माँ के पास। और ये कहकर राजेश वहाँ से चला जाता है। राजेश को जाता देख मोहिनी काफी दुखी हो जाती है। वहीं राजेश पूरे गांव में अपनी माँ को ढूंढता है और उसे पता लगता है कि एक जगह पर बुढ़िया का ढाबा खुला हुआ है। ये सुनकर वो उसी ढाबे पर चला जाता है। वो अपनी माँ को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जब कमला अपने बेटे को देखती है तो वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और राजेश अपनी माँ के पास आता है और उसके गले लगकर रोने लगता है और फिर उससे कहता है, माँ मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि मेरी पत्नी आपके साथ ऐसा व्यवहार करेगी। मैं उसे छोड़कर आया हूँ माँ, मुझे उसके साथ नहीं रहना। अरे बेटा, तुमने ऐसा क्यों किया? वो तुम्हारी पत्नी है। नहीं माँ, वो मेरी पत्नी नहीं है, उसने आपके साथ गलत किया है, उसे इसकी सजा मिलनी ही थी। तभी वहाँ पर मोहिनी भी आ जाती है और वो कमला के पैर पकड़ लेती है और उससे कहती है, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना था। अरे बहू उठो, इस तरह पैरों में मत पड़ो। नहीं माँ जी, मुझसे भूल हुई है, मुझे माफ कर दीजिए। अरे बहू, मैंने तुम्हें माफ किया, अब तो पैरों से उठ जाओ। और इसके बाद मोहिनी पैर छोड़ देती है। इस पर कमला कहती है, मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। अब मैं चाहती हूँ कि तुम लोग अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। हाँ माँ जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब हम लोग अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे और अब से हम लोग भी आपका ढाबा चलाया करेंगे। ये सुनकर कमला बहुत खुश हो जाती है और इसके बाद वो सभी लोग घर चले जाते हैं। वहीं अब उसकी बहू मोहिनी और उसका बेटा भी उसका ढाबा चलाने में मदद करते थे। वो लोग सुबह जाते थे और शाम को ढाबा बंद करके चले आते थे। अब कमला बहुत ही खुश थी कि उसका परिवार फिर से पहले जैसा हो चुका था। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि माँ का दिल दरिया होता है। वो अपने बच्चों के व्यवहार को नजरअंदाज करके उन्हें अपने साथ ही रख लेती है। इसलिए माँ भगवान का रूप होती है। बच्चों को अपनी माँ का सम्मान और उनका आदर करना चाहिए। लालची छोले भटूरे वाला। एक गांव में रामू छोले भटूरे का ठेला लगाता था। वो बहुत ही गरीब था और छोले भटूरे बेचकर अपना गुजारा करता था। सभी को उसके छोले भटूरे बहुत ही अच्छे लगते थे, पर रामू गरीब लोगों को फ्री में छोले भटूरे देता था, जिस वजह से उसके आस पड़ोस के दुकानदार काफी ज्यादा परेशान थे, क्योंकि उनकी दुकानदारी ज्यादा नहीं हो पाती थी। वहीं रामू के सारे छोले भटूरे सिर्फ गरीबों में बांटने में ही चले जाते थे। हे भगवान, इस रामू का क्या किया जाए?
ये अपनी दुकानदारी के साथ मेरी दुकानदारी भी खराब कर रहा है। हाँ, सच कह रहे हो भैया। इतना गरीब होने के बाद भी कितना दानवीर बनता है ये, जबकि सच तो ये है कि ये फटे हाल में है। ऐसे तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। वही रामू की दिन भर में 30 से 40 प्लेट बिक जाती थी, जिनमें से आधी प्लेट तो सिर्फ फ्री में गरीबों को ही चली जाती थी। जब रामू घर पर आता है तो उसकी पत्नी उससे गुस्से में कहती है, सुनिए, मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे सोने का हार चाहिए। आज सुनीता सोने का हार पहनकर मुझे दिखाने के लिए आई थी। तुम्हें तो पता ही है हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं भला तुम्हें सोने का हार कहाँ से दिलवा सकता हूँ? मुझे कुछ नहीं पता। तुम हमेशा गरीबों को दान करते रहना, ये नहीं कि उनसे पैसे भी ले लिया करो। तुम्हारे जैसा बेवकूफ आदमी मैंने नहीं देखा। तुम ऐसे क्यों कह रही हो? दान करना तो अच्छी बात होती है ना? हाँ, अच्छी बात है, पर अगर जेब में पैसे हो तो दान किया जाता है। और ये कहकर उसकी पत्नी सीमा वहाँ से चली जाती है। अपनी पत्नी को नाराज देखकर रामू काफी दुखी हो जाता है, पर वो कुछ भी नहीं कर पाता। धीरे धीरे समय गुजर रहा था और एक दिन रामू के सामने मुकेश नाम के आदमी ने छोले भटूरे का ठेला लगा लिया और बहुत ही सस्ते में छोले भटूरे बेचने लगा, जिस वजह से जो रामू के पास ग्राहक आते थे वो भी चले जाते हैं और अब सिर्फ उसकी दुकान पर फ्री वाले ग्राहक ही आने लगते हैं, जिस वजह से रामू की कोई भी बिक्री नहीं हो पा रही थी। क्यों भाई, क्या फ्री में ही बांटते रहोगे या पैसे भी लोगे? तुम्हारी वजह से मेरी बिक्री खराब हो रही है। अरे भैया, पुण्य करना तो अच्छी बात है और मैं सिर्फ गरीब लोगों से पैसे नहीं लेता हूँ। हाँ हाँ, मुझे पता है तू कितना बड़ा दानवीर है। अभी वो दोनों बातें ही कर रहे थे, तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है और रामू से कहता है, अरे बेटा, मुझे छोले भटूरे खिला दे, मेरे पास पैसे नहीं है बेटा। हाँ हाँ बाबा, आप बैठिए, मैं अभी आपको छोले भटूरे खिला देता हूँ। हे भगवान, इस आदमी का कुछ नहीं हो सकता है। ये हमेशा गरीबों को ही बांटता रहता है। इस तरह तो ये खुद भी बर्बाद होगा और हमें भी बर्बाद करके छोड़ेगा। और ये कहकर मुकेश अपना ठेला वहाँ से ले जाता है, पर मुकेश के साथ रामू के ग्राहक भी चले जाते हैं। अब रामू सिर्फ गरीब लोगों को ही फ्री में खिला रहा होता है, जिस वजह से उसके पास कुछ भी नहीं बचता है। और जब वो खाली हाथ आता है तो उसकी पत्नी सीमा भी उस पर काफी ज्यादा गुस्सा होती है, जिस वजह से रामू भी अब काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। और एक दिन वो ठेला लेकर जा रहा था, तभी वो देखता है कि मुकेश के ठेले पर काफी भीड़ लगी हुई थी। ये देखकर वो अपने आप से कहता है, मैं तो फ्री में लोगों को छोले भटूरे खिलाता हूँ, तब भी मेरे ठेले पर इतनी भीड़ नहीं रहती है, और उसके ठेले पर देखो कितनी भीड़ लगी है। जो मेरे ग्राहक थे वो भी चले गए। और कुछ देर सोचने के बाद रामू अपने आप से कहता है, बहुत हो गया, अब मैं अच्छा बनकर नहीं रह सकता हूँ, अब मैं बहुत बुरा बनूंगा, बहुत बुरा। और ये कहकर वो फिर से उसी जगह पर पहुंच जाता है और छोले भटूरे बेचने लगता है। आज वो किसी गरीब को फ्री में छोले भटूरे नहीं खिलाता, जिस वजह से आज उसके छोले भटूरे काफी बच जाते हैं। ये देखकर वो अपने आप से कहता है, अरे ये तो बहुत ज्यादा बच गए, अब मैं इनका क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं कल नए नहीं बनाने वाला, मैं पहले अब इन्हीं को बेचूंगा, देखते हैं लोग कैसे नहीं खाते। और ये कहकर अगले दिन वो वही रखे हुए छोले भटूरे बेचता है और अगले दिन उसके सारे छोले भटूरे बिक जाते हैं और लोग उसकी काफी तारीफ भी करते हैं। ये देखकर रामू अपने आप से कहता है, जब तक मैं ईमानदारी से काम कर रहा था तब तक कोई भी मेरे ठेले पर नहीं आ रहा था, पर आज जब मैंने बेईमानी दिखाई तो मेरी आज कितनी बिक्री हो गई। इसका मतलब आज का समय बेईमानी का है। और ये कहकर वो बहुत खुश होता है और वो रोजाना बहुत सारे छोले भटूरे बना लेता था और उन्हें अगले दिन तक बेचता था। उसे इस तरह से देखकर मुकेश और बाकी दुकानदार भी काफी हैरान हो जाते हैं कि ये तो फ्री में लोगों को खिलाता था, अचानक इसमें इतना ज्यादा बदलाव कैसे आ गया। वहीं अब रामू का ठेला काफी अच्छा चलने लगा था, उसके छोले भटूरे काफी ज्यादा बिकने लगे थे, जिस वजह से उसकी आर्थिक स्थिति में भी काफी सुधार आ रहा था और उसकी पत्नी सीमा भी अब काफी ज्यादा खुश रहने लगी थी। अजीब मजा ही आ गया। आप बस इसी तरह काम करते रहिए, देखना मैं भी अगले महीने सोने का हार खरीद लूंगी। हाँ हाँ, तुम चिंता क्यों करती हो, तुम्हारे लिए अगले महीने बहुत सुंदर हार बनवाऊंगा। अब वैसे आप इतनी जल्दी बदल कैसे गए? अभी तक तो आप बहुत ही धार्मिक और दान पुण्य वाले थे। मैंने देख लिया है, दान पुण्य करके कुछ भी नहीं होता इन सब से। आज का जमाना कलयुग का है,
इस वजह से आजकल चतुराई और चालाकी दिखानी ही पड़ती है। यह सुनकर सीमा बड़ी ही खुश होती है, पर उसे नहीं पता था कि रामू किस मुसीबत में पड़ने वाला था। वहीं खराब चीज बेचने के कारण उसके ग्राहकों की तबीयत खराब होने लगती है, जिस वजह से अब रोजाना उसके ठेले पर शिकायत आने लगती है। अरे भैया, कैसे छोले भटूरे बनाते हो? मेरे पेट में दर्द होता है। हाँ भैया, मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है। क्या मिला रहे हो इसमें? कुछ नहीं भैया, छोले भटूरे तो अच्छे से ही बनाता हूँ मैं। पर लोगों की ज्यादा शिकायत आने पर वो फिर से ताजे छोले भटूरे बनाना शुरू कर देता है। अभी भी उसके पास उतने ही ग्राहक आ रहे थे, जिस वजह से वो काफी खुश था। और अब वो एक दिन रखे हुए छोले भटूरे बेचता और एक दिन ताजे छोले भटूरे बेचता। पर एक दिन छोले भटूरे मुखिया के यहाँ चले गए और उस दिन छोले भटूरे बासे थे। जब मुखिया ने छोले भटूरे खाए तो उसे तुरंत पता लग गया ये रखे हुए हैं, और वो रामू के ठेले पर गया और उससे कहा, रामू, तू रखे हुए छोले भटूरे बेचता है? ये तो बासे छोले भटूरे हैं। अरे नहीं नहीं मालिक, मैं तो ताजे ही छोले भटूरे बेचता हूँ। अच्छा, अगर तू ताजे छोले भटूरे बेचता है तो फिर ये खराब कैसे हैं? जरा इन्हें देख तो। पर आप कब छोले भटूरे लेकर गए? आप तो मेरी दुकान पर आए ही नहीं, ये कहीं और से लिए होंगे। अरे, मैं तेरी दुकान पर नहीं आया था। मेरा आदमी तेरी दुकान पर छोले भटूरे लेने आया था, क्योंकि आज मेरा मन छोले भटूरे खाने का हो रहा था। मैंने तेरा काफी नाम सुना है, इसलिए उसे यहाँ भेज दिया था। पर मुझे क्या पता था कि तू खराब माल बेच रहा है। नहीं नहीं मालिक, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी पता लग जाएगा कैसा है। और ये कहकर जब वो सामान चेक करता है तो उसमें से बुरी तरह से बदबू आ रही होती है। ये देखकर मुखिया बहुत गुस्सा हो जाता है। मुखिया को गुस्सा देखकर रामू उससे माफी मांगता है, पर मुखिया रामू से कहता है, आज के बाद तुम छोले भटूरे का ठेला नहीं लगाओगे। तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया है। तुम लोगों को खराब माल बेच रहे हो। नहीं नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि जैसे तैसे तो मेरा ठेला चल पाया है अभी तक। जब मैं ईमानदारी से काम कर रहा था, गरीबों को फ्री में खिला रहा था, तब तक कोई भी मेरे ठेले पर नहीं आता था। पर जब से मैंने रखा हुआ माल बेचना शुरू किया है, तब से मेरा ठेला बहुत अच्छा चलने लगा है। तो इसका मतलब तुम लोगों को खराब चीजें खिलाओगी? मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालच में आ गया था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। मेरे ठेले पर कोई नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने सोचा शायद लोगों को रखे हुए छोले भटूरे पसंद आ रहे होंगे। मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा मालिक। रामू की बात सुनकर मुखिया भी विचार करता है कि रामू कह तो ठीक रहा है, पर फिर भी रामू ने गलत किया था। इस पर मुखिया उससे कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें इस बार माफ कर देता हूँ, पर आगे से मुझे गलती नहीं मिलनी चाहिए। अगर तुमने फिर से मिलावट या फिर खराब सामान बेचा तो मैं तुम्हारा ठेला बंद करवा दूंगा। नहीं नहीं मालिक, अब मैं कभी भी रखा हुआ माल नहीं बेचूंगा। मैं हमेशा ताज़ा छोले भटूरे ही बनाऊंगा। ये सुनकर मुखिया बहुत खुश होता है और फिर वहाँ से चला जाता है। और अब रामू को समझ आ गया था कि ईमानदारी से बढ़कर कोई भी चीज नहीं होती है। भले ही बचत थोड़ी होती है, पर वो लालच से बेहतर होती है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी बुराई के रास्ते पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप अच्छाई को छोड़कर बुराई के रास्ते पर जाओगे तो आप मुसीबत में फंस जाओगे। इसलिए आपको अपने काम में पूरी ईमानदारी बरतनी चाहिए, न कि लालच करनी चाहिए, और लालच तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। और हाँ, नीचे कमेंट में अपनी पसंद के बारे में जरूर बताएं।